नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। देश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम आबादी पर बहस नए सिरे से छिड़ गई है। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चे या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की बात कही है और कहा है कि जिन कौमों का बर्थ रेशियो 2.1 से नीचे आया है वो मिट गई हैं, वो इतिहास बन गई हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं, चीफ हैं, उन्होंने मोहन भागवत पर कई तंज कसे और सवाल दाग दिए। ओवैसी लाल पीले हुए और पलटवार करते हुए मोहन भागवत पर नाराजगी जताई और कहा कि ने हिंदू समाज की मौजूदगी पर नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। वास्तव में इसको लेकर एक अलग तरीके से उन्होंने सवाल भी पूछ लिया है भागवत से कि वो शादी कब कर रहे हैं। तो इस तरीके से वार पलटवार को लेकर ये मुद्दा गरमाया हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये 3 बच्चे वास्तव में सियासत के लिए अच्छे हैं क्या, या वास्तव में 3 बच्चे बड़े अच्छे हैं, क्योंकि 2 से अधिक बच्चों की बात तो कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भागवत ने यही कहा है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए नागपुर के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही और ये कार्यक्रम था कुटुंब समाज का हिस्सा है। ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की कार्यक्रम में और कहा कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2.1 से नीचे जाती है अगर किसी समाज की जनसंख्या, तो समाज विलुप्त हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। जनसंख्या से उनका आशय प्रजनन दर से था। ऐसे में जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जैसे ही देश की जनसंख्या पर कोई बात होती है तो वो हिंदू मुस्लिम बहस में जरूर छिड़ जाती है। विपक्षी दलों के नेता संघ और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को लेकर सांप्रदायिक आरोपों पर घेर लेते हैं। तो कुल मिलाकर आज इस आबादी को लेकर एक नई बहस छिड़ी है। लेकिन आज हम मंथन में ये बहस लेकर आए हैं कि जो ये 3 बच्चे हैं वो कितने अच्छे हैं। तीन बच्चे कितने अच्छे। जनसंख्या को लेकर इंदिरा गांधी की सरकार ने एक नसबंदी कार्यक्रम लागू किया था और उसको लेकर बहुत सारे आरोप उस वक्त सरकार पर लगे थे। यहाँ तक कहा गया था कि बहुत युवाओं के जिनकी शादियाँ भी नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी कर दी गई थी, केस दिखाने के लिए कि इतने केस हम कर रहे हैं, और उसका बहुत ज़बरदस्त दुरुपयोग हो गया था। तो जनसंख्या को लेकर सबसे बड़ा अभियान वही माना जाता है और उस अभियान में जो लोगों को जो तरीके का इख्तियार किया था सरकारी तंत्र ने, वो बहुत ही खौफनाक और भयानक था। उस दौर में भी बहुत कहा जाता था कि कम बच्चे बहुत अच्छे। फिर उसके बाद एक नारा है, हम 2 हमारे 2। फिर थोड़े दिन बाद ये हो गया कि नहीं, एक ही बच्चा सबसे अच्छा। अब अचानक बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और अब संघ प्रमुख ने कह दिया कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे तो आप विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल हो जाएंगे। तो एक तरफ तो मोहन भागवत कहते हैं कि मस्जिदों के नीचे शिवलिंग मत खोजो, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई 3 बच्चे बहुत अच्छे। तो कहीं ना कहीं भले ही वो किसी मुस्लिम संप्रदाय का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये बहस छिड़ जा रही है, क्योंकि बात यही कह के भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद समाज में प्रचारित करता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और इससे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन ये देश इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। ये डर हर दूसरे, तीसरे, चौथे आदमी के मन में बैठाने के प्रयास चल रहे हैं और बहुत कुछ लोग कन्विंस भी होते जा रहे हैं इसमें कि नहीं भाई, ये इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, कुछ करो। और तरह तरह से जो लोग अलग अलग तरीके से वितंडावाद हैं वो इसी का नतीजा है। तो एक सनातन यात्रा, एक कथावाचक लेकर निकले हैं, वो जातियों को लेकर हमला कर रहे हैं
कि जाति पाति नहीं अच्छी, सब हिंदू हो जाओ। बहुत सारे उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अलग तरीके का अभियान चल रहा है और बीच बीच में इस तरीके के बयान उन अभियानों को एक तरीके से और हवा देते हैं, या यूँ कहें कि घी का काम करते हैं। अब आप समझ सकते हैं घी का काम कहाँ होता है। दो बयान मोहन भागवत जिस कार्यक्रम में थे, मराठी में उनका बयान है, हमने उसका हिंदी तर्जुमा किया है, वो देखिए, सुनिए, और फिर उस पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी, उसके बाद कुछ और नेताओं के जो रिएक्शंस हैं वो भी आपको सुनाएंगे, उसके बाद चर्चा में जाएंगे। कसं राहायचं, कसं वागायचं, व्यक्ती कुटुंबाची संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता नाही, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतं का आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संस्था है। अगर आदरणीय मोहन भागवत जी ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रहित में होगी। उसकी समीक्षा सकारात्मक रूप से किया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो भी विचार अभी लाए होंगे उसमें देश के प्रति चिंता होगी। अब मैं इस पर क्या कहूँ, एक तरफ लोग आबादी कम करने के लिए कहते हैं, वो आबादी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ये उनका विचार है। सर, संभल में जिस तरह की घटना हुई है, विपक्षी सांसदों को, उनके डेलीगेशन को वहाँ नहीं जाने दिया गया, किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। और वहाँ छोड़िए, संभल में तो छोड़िए, ब्याह शादियों में लोग जा रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं। अखिलेश को मेरठ में एक शादी में जाना था, लखनऊ से जहाज नहीं उड़ने दिया। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी आने वाले कुछ दिनों में 74.7% होकर स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी स्थिर हो जाएगी, उसके बाद फिर वो बढ़ नहीं बढ़ेगी। ये जनसंख्या विज्ञान है और ऐसा ही होता है। और उसके 40 साल बाद मुसलमानों की आबादी 18.8 पर रुक जाएगी, उसके बाद फिर वो स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद फिर वो इंक्रीज नहीं करेगी। तो जब ये वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक तथ्य है, तो जनसंख्या के नाम पर ये बात बच्चे बच्चे में भर के कि मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, इस्लामिक कंट्री हो जाएगा, इसके पीछे क्या मकसद है? सियासत है ये बच्चे किसके लिए अच्छे? सियासत के लिए अच्छे। और एक तरफ कहा जाता है कि भाई बहुत सारे एक वर्ग है इस देश में, वो एक तरीके का अलग तरीके का विमर्श चलाता है। वो कहता है कि जो लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, इशारा मुसलमानों की तरफ है, उनकी सुविधाएं रोक दी जाएं, उनके जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जाए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्य
जनसंख्या नियंत्रण कानून पाइपलाइन में है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग हो रही है। तो एक तरफ सरकार इस ओर प्रयास करती है और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं असली में, जिनके हाथ में रिमोट है सरकार का, वो कह रहे हैं कि बच्चे 3 बच्चे, 2 से अधिक बच्चे, ये दोनों बातें बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं। इन सब विवादों से इतर हम आज इस कार्यक्रम में, जो हमारा मंथन कार्यक्रम है, इसमें दरअसल इस बात की हम चर्चा करेंगे, इस बात को लेकर मंथन करेंगे कि 1 बच्चे और 2 बच्चे पालना तो आज के दौर में मुश्किल है। जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी इमदाद पर 5 किलो राशन पर जीते हों, उनको मदद की ज़रूरत होती हो, उस देश में 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे कैसे अच्छे हो सकते हैं? यही आज हमारा इस कार्यक्रम का थीम होगा और मेहमान जो जुड़ेंगे उनसे भी यही अनुरोध कि विषय के इर्द गिर्द ही रहें और कोशिश करें कि विषय में ही रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रोफेसर अरुणेश यादव कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं और नब्ज समझते हैं देश की। और संघ विचारक के तौर पर ठाकुर राजा रईस साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्सर मेरे साथ कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। राजा रईस साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुरुआत राजा रईस साहब से ही करेंगे। राजा रईस साहब, जब ऑथेंटिक रूप से सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जनसंख्या विज्ञान ये कहता है कि भाई आने वाले कुछ दिनों में 74.7% पर आकर हिंदुओं की आबादी स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी, और उसके 40 साल बाद मुसलमानों की आबादी 18.88% पर आकर रुक जाएगी। तो फिर इसमें कहाँ इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें कि भाई ये भारत इस्लामिक कंट्री हो जाएगा, मुसलमान इतने हो जाएंगे कि आपको मुश्किल हो जाएगी, आप तो बिल्कुल जीना हराम हो जाएगा, इस तरह की बातें। और उसके बाद संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई अब 2 से ज़्यादा बच्चे वही अच्छे। तो हम आज यही सवाल उठा रहे हैं कि 3 बच्चे क्या सियासत के लिए अच्छे हैं? कि भाई भविष्य की सियासत कि भाई एक को अच्छे से पढ़ाओ, दूसरे को एवरेज पढ़ा लो और तीसरे को मत्थे में पट्टा बांध के छोड़ दो कि घंटा घड़ियाल बजाए सड़क में दौड़े और अब देखे अपना गोली बंदूक के बीच अपना घूमे, होने दो। तो क्या बच्चे इसलिए पैदा किए जाएं? राजा रईस। दुर्गेन जी को सादर नमस्कार, सभी मेहमानों को आपको नमस्कार, बहुत प्रणाम आपको। ऐसा है कि आजादी के बाद मुस्लिम 3.5 करोड़ था, आज मुस्लिम 43% का ग्रोथ बढ़ा है मुसलमानों का, और हमारा 9% घटा है। हमारे दो का नारा कहीं ना कहीं कांग्रेस का खा गया। हमारे ऊपर ईसाई मिशनरी, मुस्लिम कहीं ना कहीं बराबर कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन चल रहा है। इसलिए 3 नहीं 5 पैदा होना चाहिए मुस्लिम मैथोलॉजी के हिसाब से। उन्होंने तो 3 ही कहा है सरसंघचालक ने। जब इस्लाम की मैथोलॉजी है 5 फंडामेंटल राइट है उसके, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो जब संघ बना 1925 में विजयदशमी के दिन तो 5 ही लोग थे। इसलिए मैं आपके चैनल से मैं समर्थन करता हूं माननीय सरसंघचालक जी का, परम पूजनीय का, और मैं 5 की मांग करता हूं। जो हमारा 9% ग्रोथ घटा है वो बढ़े, और जो कन्वर्जन चल रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं ईसाई मिशनरी और मुसलमान, उनके ऊपर भी रोक लगना चाहिए। क्योंकि अगर आज जब 5 पैदा होंगे तो 30 साल के बाद हिंदुस्तान जवान दिखाई देगा, वृद्धावस्था नहीं दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा, तरक्की और खुशहाली में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यही हाल रहा तो हिंदुस्तान वृद्धावस्था में चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं जवान रहे हिंदुस्तान,
दुर्गेन जी की का जो पुत्र होगा 30 साल बाद वो जवान होगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। वो है जवान है, इसलिए वो जवान है, पुत्र का पुत्र की बात करिए, वो जवान है और वो भी देश सेवा कर रहा है इसी माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से सेवा वो भी कर रहा है, वो जवान है। तो मैं चाहता हूं जो मैं 9% घटा है वो पूरा हो। कैसे पूरा होगा? ऐसा ही होगा ना जब तक संख्या अपनी बढ़ाएंगे। अच्छा राजा रईस साहब, इसलिए बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छी बात आपने कही, सर संघचालक जी की बात को आपने आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा भाई दो से ज्यादा, आपने कहा 3, 5 और आपने कहा भाई मुसलमान तो 5 पैदा कर सकते हैं, और 5 लोगों ने संघ की स्थापना की थी। आपने बहुत सारे दृष्टांत दिए, और लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू तो 5 पैदा करेगा तो मुसलमान को भी कैसे रोक लेंगे? बिल्कुल करेगा, मुसलमान को कैसे रोक लेंगे? फिर वो भी 5 पैदा करेगा ना, तो फिर आप टेंशन में आओगे कि इनकी आबादी बढ़ रही। कौन टेंशन में आएगा? भाई नेता टेंशन में आएंगे कि भाई मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। अगर हिंदू 5 पैदा करेंगे तो मुसलमान भी 5 पैदा करेगा ना, ऐसा तो नहीं उससे कहोगे 1 पैदा करो भाई। कहता है मुसलमान तो कहता है ये अल्लाह की रहमत है, 14 बच्चे एक मुसलमान। अभी कुंदरकी में चुनाव हुआ है, वहां एक मासूम भाई, उनके 14 पुत्र हैं कुंदरकी में। तो मासूम भाई नाम है उनका। आप तो पुराने आदमी हो, आप बताओ किस हिंदू परिवार में जो पुराने परिवार है 6-7 भाई बहन से कम कौन होता था? कोई नहीं होता था। मेरे पिताजी ही खुद 6 भाई बहन थे। तो आज 2 होने लगे ना। कांग्रेस ने जो नारा दिया कि हम 2 हमारे 2, तो हम तो घट गए ना, 9% हम घटे। तो क्यों नहीं पैदा किया? और ये इतना बढ़ दिल गए। से क्यों लगा लिया नारा भाई? इतना दिल से नारा क्यों लगा लिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जो हिंदू संगठनों के नेता, यही 5-5 पैदा कर देते, क्यों नहीं पैदा किया? कांग्रेस को इतना सीरियस ले लिया आप लोगों ने। राजा रईस साहब, जी जी जी, मैंने कहा जी। इतना सीरियस कांग्रेस को क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? आप लोग कम से कम जो 5 वाली थ्योरी थी उसी पे कम से कम कुछ लोग तो शामिल रहते उस थ्योरी में, तो कम से कम आज आबादी जो आप लोगों की इच्छा है वो बढ़ जाती। दरअसल बहुत सीरियस मसला है ये। जनरेशन कितनी तेजी से घट रही है। ये बहुत सीरियस मसला है राजा रईस साहब। आबादी बढ़ाना कहीं किन्हीं देशों की बड़ी ज़रूरत होती है और किन्हीं देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। और आज अगर हम 1 बच्चे का लालन पोषण 2 बच्चे का लालन पालन हम अगर ठीक से कर सकते तो वो ज़्यादा बढ़िया होता। 3 बच्चे का पालन पोषण एक आम आदमी कैसे कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अरुणेश यादव, आप लोगों ने नारा दिया हम 2 हमारे 2, हिंदुओं की संख्या घट गई। भाई क्या जुल्म करते हो हिंदुओं पे आप लोग? दुर्गेन सर नमस्कार, और मेरे साथ जितने भी साथी हैं सभी को नमस्कार। देखिए, जब हम 2 हमारे 2 का नारा दे रहे थे तब भी आरएसएस के साथी हमारे विरोध कर रहे थे, और अब सारा का सारा ठीकरा भी कांग्रेस पे ही फोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस की जो पुरानी पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज ठीक नहीं रही। इस वजह से पॉपुलेशन इनबैलेंस हो रही है, हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन अगर समस्या की तह पे जाया जाए तो सबसे बड़ी समस्या इस समय है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई इस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है, बच्चे करने को तो 5-5, 6-6 भी बच्चे किए जा सकते हैं, लेकिन क्या उन 5-6 बच्चों को पढ़ा लिखा के आप काबिल बना सकते हैं? वो दौर था, मेरे भी पिताजी जो है वो 4 भाई 1 बहन रहे हैं, और तब सबकी पढ़ाई लिखाई और तमाम जो अन्य खर्चे थे उनको अगर आज की तारीख से तुलना करी जाए, अब ज्यादातर जितनी मेरी जानकारी है कि आरएसएस से, मैं मतलब व्यक्तिगत कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना जहां तक है कि आरएसएस के लोग ज्यादातर लोग अविवाहित होते हैं, तो मेरे हिसाब से इन लोगों को अभी तजुर्बा या वर्तमान की जानकारी नहीं है कि साहब महंगाई कितनी हो गई है। अब देखिए, हम लोग सर्दियों का इंतजार करते थे कि सर्दियों में सब्जियां सस्ती होंगी और सर्दियों में खूब हरी सब्जियां और तमाम तरीके की सब्जी खाएंगे, और अब देखिए दिसंबर आ गया और सब्जियां अभी भी महंगी। कोई भी सब्जी आप उठा के देख लो, सब सब्जियां महंगी है। कोई फल लेके देख लो, सब फल महंगे हैं। और पढ़ाई लिखाई की तो बात करना ही छोड़ दो, तमाम जो स्कूल हैं, किसी भी स्कूल की जो ठीक ठाक सा स्कूल है, महीने की फीस 10,000 रुपए से कम नहीं। और अगर अब आमदनी की हम बात करें तो आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही।
आप सरकारी नौकरी की बात कर लो, सरकारी नौकरियां हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो तमाम युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हालांकि हमारे बीजेपी के साथी इस पे तर्क देंगे कि साहब युवा काबिल नहीं है, नौकरियों की कमी नहीं है लेकिन युवा काबिल नहीं है इसलिए बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन इसमें जो अहम समस्या है, अगर हम समस्या की जड़ पे जाएं तो जड़ वहीं से, जहां से समस्या शुरू होती है वहीं उसकी जड़ है जी कि अगर जागरूकता अभियान फैलाए जाएं, लोगों, सरकारें महंगाई पे लगाम लगाएं, सरकार बेरोजगारी कम करे, सरकार आम आदमी के लिए सहूलियतें मुहैया कराए, तो इस तरह के जो ये बयानबाजियां हैं मुझे लगता है इनको देने, बयानबाजियों को देने की जरूरत ना पड़े। अब मोहन भागवत जी का जो बयान है वो मेरे हिसाब से शायद दक्षिण भारत के कॉन्टेस्ट में रहा होगा कि दक्षिण भारत में इससे पहले भी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू जी, तो उन्होंने भी कुछ इस तरीके से बयान दिया था कि यहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है और 3 बच्चे या 4 बच्चे किए जाएं। और जो ये बयान है, पहला तो ये हो गया मोहन भागवत जी का बयान, और दूसरा जो बीजेपी की अभी पॉलिसी चल रही है, तमाम जो बीजेपी समर्थित संगठन है वो तमाम 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके दिल्ली से लेके लखनऊ तमाम जगह इनके आंदोलन भी चलते रहे हैं। आपने भी इन आंदोलन को कई बार दिखाया है, आपके भी जहन में होंगे ये सब चीजें कि 2 चाइल्ड पॉलिसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके काफी 4-5 साल से ये लोग शोर शराबा मचा रहे हैं। तो अपने आप में ये कंट्राडिक्शंस आते हैं कि आपकी लाइन किधर है। आखिर आप जनता को इस तरह के तरीके के बयानबाजियों से हटकाना चाहते हैं या फिर एक स्पष्ट जो संदेश है वो संदेश क्या है? ठीक है, मैं आता हूँ। एक सवाल है कि क्या संदेश ये देना चाहते हैं। मनीष शर्मा सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मनीष शर्मा। मैं जरा बीजेपी के नेता को चर्चा में ले लेता हूँ, फिर बाकी हमारे जो दोनों साथी हैं उनको लूँगा। देवेंद्र प्रमुख क्या कहना चाहते हैं? भाई आप एक ही बात को कंट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ भागवत जी कह रहे हैं भाई 3 बच्चे बहुत अच्छे। अभी राजा रईस साहब ने कहा 5 पैदा करो, 5 पैदा करो। ये भी बहुत संघ के पुराने नेता हैं, पुराने विचारक हैं। ये कह रहे हैं 5 पैदा करो, मुसलमानों को तो 5 जायज़ है, हिंदुओं तुम भी 5 पैदा करो। और संघ की स्थापना भी 5 लोगों ने मिलकर की थी। और इससे तो बहुत भारत बड़ा दिक्कत में आ जाएगा, नौजवान नहीं रहेगा, बुढ़ा जाएगा। ये तो बहुत सारी चिंताएं जता दी। तो आप कहना क्या चाहते हो? यह भरमाना चाहते हो जनता को मूल मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनसे भरमाने की ये कवायद है। बीच बीच में सुर्रा छोड़ देते हैं, कभी हिंदू संगठन छोड़ देते हैं, कभी फला मुसलमान संगठन छोड़ देते हैं। यही सब चल रहा है देश में क्या? देखिए दुर्गेन्द्र सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस तरह से भागवत जी का बयान आया, न उसमें हिंदू की बात थी न मुस्लिम की बात थी। और बयान को अगर तरोड़ मरोड़ कर बिगर किसी विश्लेषण के प्रस्तुत कर दिया जाए, राजनीतिक रूप उसे मिल जाए, तो शायद उसका किसी भी तरह से यूज हो सकता है, विपक्ष कर सकता है। हमारा जो काम है, दिया ही जाता है इसीलिए कि किसी तरह यूज करो, इसीलिए दिया जाता है। उसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं लगा रहता है कि साहब इसको यहाँ ना यूज करो, इसीलिए दिया जाता है वो। बोलिए। हम तो यही कहेंगे सर, दुर्गेंद्र सर, कि उस बयान का अगर मतलब समझे तो देखिए विश्लेषण की जरूरत इस देश में इस वजह से भी है, कभी कभार हमको समन्वय की बहुत जरूरत पड़ती है। और जब समन्वय किसी भी चीज का खराब होने लगे तो उसका नुकसान होता है। और भागवत जी का जो असली मतलब है, जो कहने का मकसद है, वो किसी ना तो इसकी आबादी की बात कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। कभी कभार जो है, जैसे किसी अभी हमारे कांग्रेस के साथी किसी प्रदेश का नाम ले रहे थे, कुछ प्रदेशों में या कुछ फैमिली परिवार जो है वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, कि जहां 2 बच्चे की भी बात है, 3 की भी बात है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, उनके हो सकता 5 बच्चे भी हैं, 6 भी हैं। और जो संपन्न लोग हैं या जिनकी स्थिति बहुत अच्छी स्ट्रांग है, वो 1 बच्चे के लिए भी तरसते हैं या कंडीशन लगा देते हैं कि भाई एक ही काफी है। तो कभी कभार जो है, हम अगर इसको सब ये समझ में लगे भाई इसका अपना मतलब है, 2 से 3 से कुछ चीज ऐसी हैं दुर्गेंद्र सर, आज की तारीख में जो है सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि सनातनियों का देश है, तो कहीं ना कहीं सनातन की भी चर्चा होनी चाहिए। एक रिश्ता नाता होता है। आज जो एक ही परिवार में एकल परिवार में हम 2 थे, हमारे 2-3 से घटते हुए अब
दो हम एक हमारा हो गया, वो भी कटता जा रहा है और उसके बाद एक के बाद कुछ बचता नहीं है। जबकि सनातन का ऐसा नियम धर्म नहीं है कि एक परिवार में एक हो, कम से कम उसके नाते रिश्तेदारी मामा फूफी इधर उधर जहां मैं जाऊं गहराई में, तो उसे चलाने के लिए भी कम से कम 2-3 परिवार का तो होना चाहिए ना सकता है। अब इसमें रही बात संख्या की, जनसंख्या की घटने की बढ़ने की, मैं वहीं आता हूं कि जहां जरूरत है सरकार वहां बिल्कुल गंभीर है, आज भी अपनी स्थिति पर खड़ी है। सरकार कहां कहती है कि भाई जो आप नियोजन का पालन ना करें, सरकार तो आज भी कही है कि भाई किसी चीज पर ध्यान रखना चाहिए, हमें आबादी रोकनी है, पहली प्राथमिकता है, जरूरी है हमारे लिए, देश के लिए, संसाधनों के हिसाब से। लेकिन उस तोड़ मरोड़ कर जो है भागवत जी के बयान को राजनीतिक रूप दिया जाए। उनका किस तरह से बयान आया, देश हित में आया, राष्ट्र हित में आया, राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र का चिंतन करते हैं, तो उस पर ज्यादा राजनीति हो वो बात अलग है। लेकिन हमारी पार्टी का जो पक्ष है, मैं उसी में आपको यही कहूंगा कि पार्टी पर इससे ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ रहा। ना तो हम चिल्ला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इस तरीके विपक्ष को कहीं भी कहे कि क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं कहता हूँ समय के लिए बयान हो सकता है। अच्छा ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है जो कि मैं जाऊंगा ही। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई समन्वय के लिए बयान दिया है। ये कौन सा समन्वय है, इससे क्या समन्वय होगा, इसको ज़रा समझेंगे ब्रेक के बाद। हम हमारे साथ दो विद्वान पत्रकार सामाजिक चिंतक हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा इसे समझना। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधे रुख करेंगे। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हयात भाई, मोहन भागवत ने जो कहा कि भाई जो कौमें जिनका बर्थ रेट 2.1 से नीचे जाता है वो विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त प्रजातियां हो जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी कौमें हैं जो विलुप्त हो गई हैं। इसलिए बच्चे 2 से ज़्यादा अच्छे, 3 बच्चे बहुत अच्छे, कैसे भी इसको कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये बयान समन्वय के लिए दिया है। जो विपक्ष है वो खामखा की बातें करने लगता है इन बयानों को लेकर, और विपक्ष से पहले टीवी वाले इस पर चर्चा, डिबेट और मंथन चिंतन करने लगते हैं। हयात साहब। सर, आपको याद होगा एक आज से करीब 15 साल पहले, 10 साल पहले उत्पाद आया था बाजार में जी, सीज फायर करके जी, एक छोटा सा कैन होता था जी, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर गैस रहती थी जी, जी, और उसको आमतौर से फायर एक्सटिंग्विशर कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं, घरेलू उत्पाद नहीं है जी, जो घर घर रखा जाए जी। लेकिन आग लगने की संभावना चूंकि हर घर में होती है, घर में गैस सिलेंडर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, आग लगने की संभावना होती है। तो कंपनी ने ये भय दिखा करके कि आपका घर में आग लग जाएगी तो आप क्या करोगे, तो ये वो उत्पाद बेचा था, सीज फायर सिलेंडर छोटा सा बेचा था। उसका कोई उपयोग नहीं था जी, ना घर में आग लग रही है ना उसका उपयोग हो रहा है। शायद 1000 में से 10,000 में से कोई एक केस हो गया होगा, उसमें उपयोग हो गया होगा। मैं ये तब भी वो चलते नहीं है, सिलेंडर उसके चलते नहीं है, समय पे चलते नहीं है लेकिन वो उत्पाद साहब खूब बेचा गया, खूब बेचा गया। तो ये जो भय की मार्केटिंग होती है, ये सबसे सफल मार्केटिंग में से एक है। इसी भय की मार्केटिंग के से इंश्योरेंस कंपनियां आपको बीमा बेचती हैं। आप नहीं रहोगे तो क्या होगा परिवार का आपका जी। यही भय की मार्केटिंग इजाजत संघ कर रहा जी। हिंदू खतरे में है, हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू आबादी में अल्पसंख्यक हो जाएगा, हिंदुओं पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे, उनको गुलाम बना लेंगे जी, हिंदू मार दिए जाएंगे, भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। ये भय की मार्केटिंग है। आप डराएंगे, बटोगे तो कटोगे, ये डर दिखाया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे जी। ये भय की मार्केटिंग है और इस भय की मार्केटिंग से ही वोट आ रहा है। बड़ी बात। आप समझिए पहले ये है क्या। ये ना हिंदू खत्म हो रहा है, ना हिंदू कट रहा है, ना हिंदू गुलाम बन जाएगा। आज आपने बताया, अभी आपने अपने उद्बोधन में बताया कि
2040 में जाकर के, यानी सॉरी 2060 में जाकर के हिंदुओं की आबादी 74.5 पे आकर के स्थिर हो जाएगी और उसके 40 साल बाद मुसलमान 17.5 पे आकर के स्थिर हो जाएंगे। ये भी आपने उन्होंने बताया जी। तो 17.5% मुसलमान स्थिर हो जाएगा, वो 75% हिंदुओं पर कब्जा कर लेगा। ये डर दिखाया जा रहा है, इसलिए तुम 100% हो जाओ, क्योंकि जब आप जनसंख्या नीति कोई लाएंगे देश में तो सबके लिए होगी। तो तुम 100% हो जाओ और मुसलमान भी थोड़ा बढ़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं है। न हिंदू 2 से 3 बच्चे पैदा करने जा रहे हैं, न मुसलमान आज की तारीख में इस स्थिति में रह गया है। एक आम आदमी के तौर पे आप सोचिए पहले कि कोई आदमी 1 बच्चा ढंग से पाल ले, 2 बच्चे ढंग से पाल ले। पहले ऐसा कौन सा परिवार, आपने अपना मिसाल दिया, अभी आपने अपना मिसाल दिया, मेरे भी मिसाल दीजिए। मेरे पिताजी 4 भाई और 3 बहन थे। आज मेरे पूरे खानदान परिवार में जितनी भी नई पीढ़ी है, मुझको समेत, किसी के 2 बच्चे से ऊपर नहीं है। इसमें पीछे कोई सरकारी दबाव नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी करनी थी या हमको और कोई कहता 2 बच्चे, और मेरा तो एक ही बेटा है जी। जितने भी जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों में समझ आ रही है, लोग अपने स्तर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उसके स्तर के प्रति, जीवन स्तर के प्रति जागरूक हो रहे हैं। लोग खुद ब खुद कम बच्चों पर आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज हमारी जन्म दर धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ रही है। इसके बावजूद हम चाइना को आउटपेस करने वाले हैं। आप समझिए, पहले चाइना हमसे 5 गुना बड़ा है, उसके संसाधन हमसे 5 गुना बड़ा है और हम चाइना को आउटपेस करने वाले हैं। चाइना पीछे रह जाएगा और शायद रह गया है, शायद रह गया। चाइना को हमने पीछे कर दिया। इस देश में जब 80 लाख लोग सरकारी अनाज पर, जो मुफ्त मिलता है उनको 5 किलो, उस पर निर्भर हैं, लाखों बच्चा, करोड़ों बच्चा कहना चाहिए, करोड़ों बच्चा, अगर वो मिड डे मील ना मिले तो उस बच्चे को खाना नसीब नहीं होता स्कूल में, अगर सरकारी मिड डे मील ना मिले। करोड़ों आदमी मनरेगा से मजदूरी कर रहा है, तब उसका परिवार चल रहा है। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हर साल, उसका तो कभी जिक्र नहीं करते हैं। अब तो पकौड़ा तलने को भी व्यापार, आप रोजगार बताने लगे, पकौड़ा तल के भी आप रोजगार कर सकते हैं। मुद्रा लोन बांटने को आप कहते हैं कि हमने ये रोजगार सृजन किया है। कितने % मुद्रा लोन एनपीए हुआ है किसी के पास आंकड़ा? आप खाली भय दिखा करके, मुसलमानों का भय दिखा करके वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कोई मकसद नहीं इसका है, कोई मकसद नहीं। अगर उसका मकसद हो तो सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति जो है, सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज किया जाता। और सरकार ने बजट इसी साल ही 500 करोड़ से बढ़ा करके 700 करोड़ किया है। तो ये 700 करोड़ रुपए तो सरकार एक तरफ खर्च कर रही है जनसंख्या नियंत्रण नीति पर, और भागवत जी कह रहे हैं कि सरकार को जो मर्जी है करने दो, तुम बच्चे कम से कम 3 से 4 पैदा करो। 90 लाख सरकार संघ के स्वयंसेवक हैं, 90 लाख, और उसमें से अधिकतर, ज्यादातर स्वयंसेवक, सभी लोग जानते हैं, ज्ञात तथ्य है ये कि वो शादीशुदा नहीं होते हैं, वैवाहिक परिवार में, जिसमें जीवन में नहीं होते हैं। सबसे पहले उनको सलाह देनी चाहिए, अपने सभी स्वयंसेवकों का विवाह करवाएं और उनसे कम से कम 3-3 बच्चे करवाएं। कम से कम आगे बढ़ करके मिसाल देखिए, उदाहरण आप खाली कहिए मत, आगे बढ़ के एग्जाम्पल पेश करिए कि देखिए हमारे स्वयंसेवकों ने ऐसा किया। उनकी भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है देश के प्रति, समाज के प्रति। जिसको कह रहे हैं कि कौमें खत्म हो जाती हैं, जिनमें बच्चे कम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नस्लें खत्म हो जाती हैं, तो क्या वो स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति, इस समाज के प्रति नहीं बनती है? ठीक बात है। आज सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है, अगर ये बात पारसियों के लिए कही जा रही होती तो बात समझ में आती, क्योंकि पारसी समाज विलुप्त होने के कगार पे देश में पहुंच गया है। अगर ये बात अन्य आदिवासी जनजातीय लोगों के लिए कही जा रही होती तो बात समझ में आती कि जनजातीय और आदिवासी समाज समाप्त हो रहा है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों को यह सलाह देना, हमारे उन्होंने सबको सलाह दी है, जैसा कि हमारे संघ विचारक भी कह रहे थे
कि उन्होंने किसी एक को नहीं कहा, उन्होंने पूरे सबको कहा है। तो हिंदू और मुसलमानों को सलाह देना और यह कहना कि आप आबादी बढ़ाइए, 140 करोड़ हैं हमें, 140 करोड़, 46 पहले 46 हो गए, 146 करोड़। आप सोचिए पहले अगर यही दर रही जो वर्तमान में है, तब भी हम आज से 50 साल बाद 200 करोड़ होंगे जी। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को आना, बेसिक जीने का, साफ पानी का पीने तक उपलब्ध कराना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम होता है। और आप उस पूरे पलीते को, जो पूरी सरकार की नीति है, जनसंख्या नीति, उस पर पूरा पलीता लगा दे रहे हैं सिर्फ छोटे से वोट बैंक के लिए। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ा बड़ा सवाल है। एक छोटा सा जवाब ठाकुर अजहर रईस साहब से ले लेते हैं। ठाकुर अजहर रईस साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। हैत उमर ने सलाह दी है कि भाई सबसे पहले तो पहल संघ के लोगों को ही करनी चाहिए, शादियां करवाइए संघ के जिनकी नहीं हुई है, पहले वो परिवार बढ़ाएं। दुर्गेन जी, खोया हमारा है इसलिए हम ही ढूंढेंगे उसको, हमको सलाह ना दें। ये हम लोगों का काम है। परम परम पवित्र भगवा ध्वज हमारा गुरु है, राष्ट्र हमारा देव है, और इस देव के लिए हम चाहे शादी करें ना करें, इनका सुझाव इन्हीं तक रहे, वो ज्यादा ठीक है। सैरोगेसी कराएंगे क्या फिर आप? घटे हम हैं, इसलिए पूरा हमको करना है। मतलब दूसरे को सलाह दोगे, दूसरे को सलाह दोगे तुम भैया 4 बच्चे पैदा करो, मर जाओ सारे भूखो, जाके आपको खरपतवार भी खाने को ना मिले, ये सलाह दोगे आप लोग? हो गया है, अल्पसंख्यक नहीं रहा वो। अल्पसंख्यक अगर कोई है तो जैद है, पारसी है, सिख है। मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रहा है, वो बहुसंख्यक हो गया। उसकी आबादी देख लीजिए कितनी है। अरे हम लोग घटते चले जा रहे हैं। आबादी की तो बात करो भाई। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सबसे पहले एक कदम बढ़ाए संघ को, कहे कि ठीक है हम स्वयं सेवकों जिनकी शादी नहीं उनको कराते हैं, और वो 3-3 बच्चे पैदा करके कम से कम नजीर पेश करें। वो नहीं, अब लोगों का तो जीवन फकीरी जीवन है, संत वाला, मांग मांग खाते हैं, काम करते हैं, बाकी शादी आदि ग्रस्त जीवन से दूर है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये दूसरे लोग अपना ऐसा करें 4-5 बच्चे, और फिर कुपोषण में खुद भी मरे और बच्चे भी मरे, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सलाह देते रहेंगे। मनीष शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजा रईस साहब कह रहे बिल्कुल ठीक है, इसे होने दो, देखा जाएगा देश में जो भी होगा। इस तरीके के जो बयान बीच बीच में आते हैं, हालांकि उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं की भागवत जी ने, मैं बहुत साफ गोई के साथ में कहूँगा, ना उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा ना मुस्लिमों के लिए कहा, लेकिन एक वो कुल सम्मेलन में बोल रहे थे नागपुर में, परिवार को लेकर एक परिचर्चा थी, तो उस पर उन्होंने ये बात कही है कि जिन कौमों की बर्थ रेट 2.1 से नीचे चली जाती है वो पारसी हो जाते हैं, वो आदिवासी हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, और अगर मेरे शब्दों में कहे तो डायनासोर हो जाते हैं वो। मनीष शर्मा जी, पहले तो एक मैं बात ये कह देना चाह रहा था कि शुरू में आप जब बहस चला रहे थे तो एक बात आ रही थी कि बीजेपी बोलती है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही है, और आरएसएस बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ाया जाए, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो ये समझ लेना है कि ये दोनों अंतर विरोधी बातें नहीं, ये दोनों एक दूसरे से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक कह रहा है, बीजेपी जब कहती है कि जनसंख्या को नियंत्रित करो, तो वो असल में मुसलमानों को संबोधित होता है। अच्छा, और जब आरएसएस कह रही है कि जनसंख्या को बढ़ाओ, तो वो हिंदुओं को संबोधित होता है जी। तो पहली बात तो इसको अंतर विरोधी बात ना समझा जाए, ये बहुत ही एक मेच्योर किस्म का, और जैसा कि उसके 10 मुंह होते हैं, 10 बातें उनको करनी होती है, तो वो एक क्लासिक इसका उदाहरण है इस प्रश्न पे, आरएसएस की पॉलिसी और फिर बीजेपी की पॉलिसी। तो एक तो ये बात समझनी है, मतलब दोनों एक ही हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं, बात एक ही कहते हैं वो। जी, मतलब काम बांट लेते हैं आधा आधा। जी, एकदम बिल्कुल। मैं इस पे बहुत संजीदगी से इस बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत इसका एक क्लासिक उदाहरण है तालमेल का, जिसको हम बोलते हैं कि इनके सारे जो चेहरे रहते हैं वो एक दूसरे बहुत ही सचेत और योजनाबद्ध तरीके से अपनी बात कहते हैं, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि भागवत जी को धन्यवाद, कम से कम 6 बच्चे से उतर करके 7 बच्चे से, दर्जन भर बच्चे से उतर के 3 बच्चे पे आ रहे हैं, तो पहली तो ये भागवत जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की जो जनसंख्या
अभी जिस स्थिति में है, वो कह लीजिए कि दुनिया में आप कह सकते हैं कि जो क्लासिक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, जनसंख्या जैसी होनी चाहिए, जिस रेशियो में होना चाहिए, जिस तरह का प्रजनन दर होना चाहिए, भारत इस समय उसका एक क्लासिक उदाहरण है दुनिया में। और उसके पास कह लीजिए कि उससे ज्यादा बेहतर कोई इस दौर में हम आसपास देखते हैं, जब चाइना की तरफ, हम जब जापान की तरफ देखते हैं, कोरिया की तरफ देखते हैं, यूरोप में जब हम जर्मनी में पॉलिसी बदलने की बात देख रहे हैं, वहां बहुत संकट है। लेकिन भारत आज ऐसे रेशियो पे पहुंचा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो शानदार तरह का एक देश, जिसको कह सकते हैं कि जैसा उदाहरण पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए, वो एक ऐसा देश भारत जो है इस समय है। और इस समय ये कहना कि जनसंख्या बढ़ाओ भारत के वासियों के साथ कह लीजिए कि एक अपराध है, क्राइम, इसको हमको लगता है कि इस रूप में देखना चाहिए। भारत विरोधी विचार है, भारत को ध्वस्त करने वाला विचार है, भारत को पीछे ले जाने वाला विचार है। पहली बात तो हम लोग को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि एक खास सिचुएशन में आज जो प्रजनन दर है, 1992-93 में हिंदुओं का भी प्रजनन दर 3% के ऊपर था, मुसलमानों का प्रजनन दर 4% के ऊपर था। आज जो प्रजनन दर है वह कह लीजिए कि हर धर्म के लोग, मुसलमानों का भी घटते घटते 2.36 पे आ गया है, और हिंदुओं का भी घटते घटते थोड़ा और नीचे आ गया, 1.94 पे आ गया। तो ये अब किसी के बढ़ाने और किसी के घटाने और किसी के जनसंख्या बढ़ाने और घटाने का ठेका लेने का मामला नहीं है। ये जो समाज है हमारा, वो चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, वो जैसे जैसे उसके अंदर आप देखिएगा कि एजुकेशन और सिचुएशन बढ़ रही है, तो वो उसके अंदर ये मान्यता आ रही है और वो इस सिचुएशन में जा रहा है कि जनसंख्या पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि इस पे आरएसएस को सलाह देने की जरूरत नहीं है। भारत की जनता ज्यादा मेच्योर तरीके से अपनी जनसंख्या पॉलिसी को खुद तय कर रही है और बहुत बेहतरीन एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। एक तो मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूं। तीसरी बात कहना चाहता हूं, अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि बेसिकली है क्या, बीजेपी की पॉलिटिक्स अभी संकट में पड़ी। बीजेपी का हिंदुत्व उसकी सेंटर पॉइंट हुआ है, रहता है, कभी भी रहा। आज बीच में उसने हुआ ये कि उसको और समाज के अपने कोर वोटर के अलावे अन्य लोगों को भी अपने साथ रखने के लिए अपने हिंदुत्व के मसले, कई मसलों को उसको थोड़ा साइड में रखना पड़ा था एक योजना के तहत। और विकास का सवाल, राष्ट्र का सवाल, भारत को आगे ले जाने का सवाल, गरीबी मिटाने का सवाल, रोजगार देने का सवाल, ये उसको सेंटर में ले आना पड़ा था। लेकिन 2024 के बाद इस पूरे विचार को उसको बड़ा झटका लगा और फिर से उसको आप देखिएगा कि ये हिंदुत्व की तरफ उसका पुनरागमन हो रहा है। ये बहराइच में हो रहा है, ये संभल में हो रहा है, ये विचारों के रूप में आप देखेंगे कि रोज जो है इस तरह के नफरत भरे विचार जो है उनकी तरफ से लाए जा रहे। तो ये कोई उसकी मर्जी का लक्षण नहीं है। बीजेपी के कमजोरी का दौर है, ये संकट का दौर है, और इस संकट से उबरने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी मिल के कर रहे हैं। हमको लगता है कि इसको इसी रूप में देखना चाहिए। ये भारत को लेकर के विचार नहीं है, देश को लेकर विचार नहीं है, ये भाजपा के संकट को हल करने का, आरएसएस के संकट को हल करने का विचार है। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। चूंकि दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर राजा रईस संघ विचारक हैं, आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। ठाकुर राजा रईस साहब, आप तो ये इसका जवाब दे ही दीजिए कि भाई ये देश वेश का विचार नहीं है, ये भाजपा को मजबूत करने का विचार है, ये मनीष शर्मा कह रहे हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हो गया है। बोलिए बोलिए हेलो, बोलिए, आवाज आई? बोलिए बोलिए, धुआंधार आ रही, बोलिए। ऐसा है, नुकसान हमारा हुआ है, जो खोया है उसको पाना है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार हम लोग बना के देते हैं लेकिन सहयोग नहीं लेते, ये भाजपा को मालूम अच्छी तरीके से। इसलिए तो मतलब 24 की भरपाई कर रहे हो, जो 24 में नुकसान हो गया उसकी भरपाई का आप इस तरह करोगे आप ठाकुर साहब? कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो तो चलता रहता, सरकार तो हमारी है। अच्छा, सरकार तो हमारी है, इससे कोई नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक हो गया है। अगर अल्पसंख्यक कहिए तो पारसी कहिए, जैन को कहिए, सिख को ही कहिए। दूसरी चीज 9% घटा है हमारा, और हमारे यहाँ जो है धर्मांतरण हो रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, हमारे यहाँ चल रहा है। इसलिए ये नुकसान पूरा किया जाएगा। मैं आपके चैनल से अपील करता हूं कि 5 पैदा करें, और मैं
परम पुण्य संचालक जी के बयान का समर्थन करता हूं। देश को कहाँ ले जाओगे भाई आप? क्या करोगे? कैसे खिलाओगे पिलाओगे? ठाकुर साहब सारे लोग आपके यहाँ आ जाएंगे। इस समय ऐसा है, आज से 30 साल पहले 20 साल पहले जिनके 4 बच्चे या 8 बच्चे या 9 बच्चे जिनके होते थे, उस समय क्या वो खाते नहीं थे क्या? आज तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आधुनिक युग में मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। आज गरीब आदमी तो बिना मेहनत करे पैसा थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में? कैसे काम चलेगा जब वो खाएंगे नहीं? वो जब खाएंगे नहीं तो खाएंगे पिएंगे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? फिर देश कैसे बनेगा? सब खा रहे दुर्गे, सारे लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सारे लोग खा रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख की आपकी पार्टी, ठीक है मैं समझ गया। राजा रईस साहब 5 से कम में मान ही नहीं रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख आपके पास मैं आ रहा हूं। ये मनीष शर्मा कह रहे हैं कि भाई ये दरअसल एक तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बीजेपी कहती है कि भाई मुसलमानों को कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, तो वो मुसलमानों की तरफ इशारा होता है, और जब संघ प्रमुख जी कहते हैं तो हिंदुओं की तरफ इशारा होता है। डर की पॉलिटिक्स दोनों तरफ हो रही, पक्ष भी कर रहा है विपक्ष भी कर रहा है। डराओ डराओ, एक हिंदू को डराता है, एक मुसलमान को डराता है, कोई कहता है, एक दलित को डराता है, एक ओबीसी को डराता है कि संविधान चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जनता जो है वो डरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि डरावने चेहरे चारों तरफ जनता को दिख रहे हैं। कहाँ जाए हम? कोई भी हो उसमें कोई नहीं बचा हुआ है। देवेंद्र प्रमुख। देखिए दुर्गेंद्र सर, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए कृपया। पहले तो मैं शर्मा जी को ये बताना चाहूंगा कि वो शायद जो है विश्लेषण करने में जल्दबाजी कर गए थोड़ा। हर चीज का एक क्षण में युग होता है, समय होता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा पैटर्न जिस तरह से चल रहा है लोकतंत्र में, वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, ताजे उदाहरण है कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, तो हमें अभी झांकने की और जरूरत इसलिए नहीं है। अभी हमारे साथियों को, विपक्ष को अगर वो सलाह दें जिनके हिसाब से उन्होंने बात रखी है, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बुद्धिजीवी व्यक्ति तो होते ही हैं विश्लेषक, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभार जो है इतना गहराई में घुमा देते हैं कि दिखाते दिखाते आईना धरातल में ले जाते हैं, और उसका मतलब जब निकलता है तो वो थोड़ा सा टीस पहुंचाने वाला होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णमय समय है, और इतिहास गवाह है कि लंबे समय के बाद हरियाणा हो, महाराष्ट्र में इतिहास रचा है कि आपने परसेंटेज भी शायद निकाल कर देखें तो पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां चल रही है। दूसरी बात ये मैं रहा सर, मैं उस पर फिर कहता हूं कि पार्टी और संघ का जो सिस्टम है, संघ एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि सोचती है, जिसका एक ही मंथन है, एक ही चिंतन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी कहिए या भारतीय जनता पार्टी का ये जो है संविधान भी है, कोई भी हो, कि हमें तो लोकतंत्र के हिसाब से ही तो चलना है। पहले हमारा जो लोकतंत्र है, जो संविधान है देश का, उसके अनुसार जो भी सरकार होगी वही काम करेगी। उस पैटर्न पर जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो थोड़े से भिन्न हो सकते हैं विचार। और मैं कहता हूं कि भागवत जी ने जो कहा है, जिस तरह से कहा है, या हमारे ठाकुर साहब जिस तरह से कह रहे हैं, उनके कहने में मेरे में थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको अपनी बात को दोहराते हुए कि कहीं कोई चीज हो सकती है, देखिए जनसंख्या तो जरूरी है, निश्चित कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ परिवार या कुछ व्यक्तित्व या कुछ घर अगर विलुप्त हो जाएं तो ये चिंतन का विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए। अरे वो करे पूरी कौम हो जाएगी, घर वर की बात नहीं कर रहे हैं। घुमाओ मत भाई देवेंद्र प्रमुख। अरुणेश यादव के पास आ रहे हैं। अरुणेश यादव ये कह रहे हैं कि इस सलाह के, मनीष शर्मा की सलाह की आपको जरूरत है। हारे पे हारे जा रहे हो, ऐतिहासिक हार रहे हो, तो दिक्कत बीजेपी को नहीं, उसका स्वर्णिम काल चल रहा है, चिंता आप लोग करो विपक्ष। अरुणेश यादव बिल्कुल सही बात कह रहे हैं साहब। सीबीआई हो, ईडी हो, मीडिया हो, जांच एजेंसी नहीं, इधर तो नहीं है, इधर नहीं है, ये अब गलत बात मत कब्जे में कर रखी है। इधर सन्नाटा खींचे हुए हैं, तो बीजेपी इधर सन्नाटा खींचे हुए हैं। देखो ये गलत बात है। इधर देवेंद्र प्रमुख ने सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा है, इधर आप लोग बचे हुए हो। बोलो। काल तो हम मान ही रहे हैं साहब, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है स्वर्णिम काल, और यही स्वर्णिम काल है। इसी वजह से तो भाई उपदेश पे उपदेश दिए जा रहे हैं। अभी बीच में हमारे एक साथी ने कहा था कि भाई आरएसएस के लोग भी एक उदाहरण पेश करें।
भाई खुद भी तो बच्चे पैदा करें, वो वाली बात हो गई ना। दुर्गेन सर, आपने भी सुना होगा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जी, बोलना तो बहुत आसान है, 3 बच्चे कर लो, 5 बच्चे कर लो, 10 बच्चे कर लो, भाई बच्चे पालने भी पड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, बच्चों को नौकरियां भी दिलवानी पड़ेंगी, बच्चों को घर भी दिलवाने पड़ेंगे। वो करें तो दो उस पे दो भी अपने सरकार लिए ध्यान पैदा दे। करो, एक राष्ट्र के लिए पैदा करो। उसके मत्थे पे एक पट्टी बांध के उसको छोड़ दो राष्ट्र के लिए, वो जाए अपना वो राष्ट्र का काम करे। आरएसएस के लोग उस बात का रास्ता दिखाएं। आरएसएस कह तो रहे हैं कि भाई 2 बच्चे अपने लिए, तीसरा राष्ट्र के लिए दे दो। तो सारे जितने आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग इसकी मिसाल लो आप लोग फिर उन्हीं से कहते हो ऐसा करो। अरे पहले समाज करे ना, वो तो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, वो फकीर लोग हैं। अभी कहा ना उन्होंने कि हम फकीर लोग हैं, हम लोग तो मांगते खाते हैं और समाज का काम करते हैं। सर, उपदेश देने से काम नहीं चलेगा ना। आप भी तो कुछ उदाहरण स्थापित करके दिखाइए, हमें बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। आप लोग बीजेपी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप लोग देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो इस दिशा में भी आप लोग अग्रणी भूमिका निभाइए, हम लोग आपके साथ चलेंगे। अब सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलता है। नहीं, वैसे जिनके पैर ना फटी बहुत बीमारी, वो क्या सारी जाने चीजें हैं अरुणेश यादव। लेकिन गंभीर विषय है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, महंगाई है जिसका जिक्र आपने किया, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ये बहुत सीरियस मसला है। ये मतलब कोई हंसी ठट्ठा का मसला नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे कि साहब 3 पैदा कर लो, 5 पैदा कर लो, 10 पैदा कर लो। हंसी ठट्ठा नहीं है। एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल काम है और नौकरियों का कोई भरोसा नहीं। आज है, कल नहीं है, परसों है, फिर मिल रही नहीं मिल रही है। सरकारी तो खैर भूल ही जाओ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी हालत गड़बड़ है, रोजगार की भी हालत गड़बड़ है। मनीष शर्मा, एक बार फिर आ रहा हूं आपके पास लौटकर। इन सब चीज़ों से अगर जनसंख्या का यही हिसाब रहा तो हमारे संसाधनों पर कितना दबाव पड़ेगा, देश को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? बहुत बहुत सीरियस सवाल है, बहुत जल्दी में। इसमें एक बात मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी इस देश में 80% इसी ये जो विश्व प्रसिद्ध सरकार है, जो इसी के मातहत जो है 80% लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रहना पड़ता है। ये जो कि गर्व का विषय नहीं, बेहद शर्मनाक विषय। ये एक तरह से उनको चिढ़ाने जैसा है। ये उनको चिढ़ाने जैसा है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा है कि आप एक 2 बच्चे के बजाय 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, 5 बच्चे करो। इस देश में आप समझिए कि संसद ने स्वीकार किया है कि इस देश में 45 साल बाद इस किस्म की बेरोजगारी इस देश में आई। माने ये भी मोदी काल का स्वर्णिम बात है। 80% लोग 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं और इस देश में बेरोजगारी तो महंगाई बेरोजगारी दुनिया भर में है, तमाम जगह है। 75 के, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं भारत में सबसे ज्यादा, मैंने भारत में अब तक की जो बेरोजगारी भारत में रही है उसमें ये ऐसी बेरोजगारी 70-75 के दौर में रही। ये पहली बार इस तरह की बेरोजगारी, इससे ज्यादा काउंटर करूंगा दुर्गेश सर। हाँ हाँ, आप जो के तौर पर बैठे उनको बोले नहीं जल्दी से। मनीष शर्मा कंप्लीट करिए, मेरे पास चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है। मनीष शर्मा कंप्लीट करिए, फिर उनको देखिए हमारे भारत में तो बहुत दुनिया नीचे है। बोले आज तीसरे नंबर देवेंद्र प्रभु बोलने दो, अपना समय आपने ले लिया, अब मैं नहीं दे पाऊंगा। बोलिए मनीष शर्मा, कंप्लीट करिए। ये तो मैं कर लूं, आप इसके बाद भाई साहब बोलिएगा। मैं बस इसमें जल्दी कह देना चाहता हूं कि इस देश में इस समय समझ लीजिए कि जिस किस्म की बेरोजगारी है और भारत सरकार संसद में स्वीकार कर रही है। पहली बात तो मैं आपसे ये कह रहा हूं। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि इसी देश में यह भी स्वीकार, आंकड़े साफ हैं, 1% इस देश की जो जनता है, जो ऊपर की जनता है, उसके पास इस देश का 40-45% संसाधनों पर कब्जा है, कंट्रोल है। इस बात को भी समझना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश कहां जा रहा है, इतनी महंगाई, आप समझ लीजिए कि इतनी महंगाई पूरे इतिहास में हमको लगता है, और जो कि पैरेलल बनी रहे, ऐसी महंगाई किसी और दौर में नहीं थी। ठीक है। और आप मॉडल है इनका, वो रोजगार विहीन विकास का मॉडल है, जिसको भाई साहब 1 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन कह रहे हैं। ठीक है मनीष शर्मा, रोजगार विहीन विकास है। तो क्या कहना है कि ऐसे दौर में जनसंख्या विस्तार की बात करना, ऐसे दौर में अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जरूरत थी, बेरोजगारी को दूर करने की जरूरत थी, महंगाई को रोक लेने की जरूरत थी, ठीक है। आर्थिक असमानता का पहाड़ खड़ा उसको रोकने की जरूरत थी। ये करने के बजाय
जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहा है, इस देश के साथ आपराधिक कृत्य है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख, 10 सेकंड जल्दी से, फिर मैं खत्म करूंगा जल्दी से। मैं इनके मित्र के संज्ञान में लाना चाहता हूं। ठीक है, महंगाई पर चर्चा हो और ये अर्थव्यवस्था या देश की जीडीपी, ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर कांग्रेस काल से लेकर अब तक सबसे टॉप स्तर पर आज हैं हम। महंगाई दर जो अब से 16 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले पेट्रोल और डीजल बिके, उन्हें आज बेच रहे हैं हम। आज सब्जी और महंगाई, इस देश में प्याज टमाटर पर सरकार गिरी, लेकिन आज हम लोगों के 80% उन लोगों को खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं जो पहली सरकारों की नीतियां खराब होने की वजह से सड़कों पर बिखरता था। किसानों का अनाज जिसके लिए आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, 1000 से और 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदते थे और गलते थे, सड़ते थे। आज उसका यूज कर उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा। उस गरीबी रेखा, हमने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अप कर दिए हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये काम कर रहे हैं हम भाई। हमारे हालात क्या थे जिस समय हमें मिला, आज हम कहां पहुंचे हैं। ठीक है, अगर कई घंटे की डिबेट हो, इसीलिए तो हम लोग मुख्यमंत्री गरीबी कंपेयर करके चले तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो स्वर्ण काल है। हमने थैंक यू, धन्यवाद। अंतिम टिप्पणी के लिए है उमर, 10 सेकंड जल्दी से खत्म कर रही है। ठीक है, ओके। देखिए, एक देश के लिए जो मानक सूचकांक होते हैं उसमें भुखमरी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सैनिटाइजेशन है, उन सभी में हम विश्व के मानक से, जो हमारा अगर रैंकिंग देखी जाए, सब में 100 से नीचे हैं। ये बहुत शोचनीय स्थिति है। हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसके लिए है? क्या अंबानी को अडानी के लिए सिर्फ है? उस आदमी के लिए नहीं है जो कि 5 किलो अनाज के लिए वो महीना भर इंतजार करता है। उसके लिए नहीं है जिसको पकौड़े तलने के लिए रोजगार बताया जा रहा है कि पकौड़ा तलोगे तो रोजगार हो जाएगा तुम्हारा। बहुत, और इसके पीछे एक बड़ी वजह अब तक सारे नीति निर्माता बढ़ी हुई जनसंख्या को बताते रहे कि हमारे देश के पास जो संसाधन हैं, उनको इतने संसाधनों में इतनी बड़ी जनसंख्या को इसी तरह से ही कैटर किया जा सकता है। अगर इसको और प्रभावी बनाना है तो हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित भी करना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ने का अगर आह्वान कर रहे हैं तो ये सिर्फ वोट की राजनीति और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख, बहुत शुक्रिया हयात उमर, डॉक्टर रुडेश यादव, ठाकुर राजा रईस और मनीष शर्मा। धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, अपनी कोई राय बनाई होगी। लेकिन बात ये ठीक है कि जो अंतिम टिप्पणी में हयात उमर ने कही कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये बातें राजनीतिक हो सकती हैं, डर की राजनीति हो सकती है, एक कम्युनिटी को दूसरे का डर दिखाने की बात हो सकती है, इससे वोट मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चाहे जाति को डराना हो, चाहे कम्युनिटी का डराना हो, डरा के वोट लिए जा सकते हैं। लेकिन हकीकत इस देश की है कि हम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और संसाधन बहुत कम। नमस्कार।